इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। नमस्कार, मैं राजेश त्रिपाठी आपके लिए राजेश हूँ। किसी के लिए मुक्ति पथ वाला बाबा हूँ, किसी का भैया हूँ, किसी का बाबू हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का काका हूँ, किसी का मित्र हूँ, किसी का रिश्तेदार हूँ। किसी के लिए किसी का प्रतिद्वंदी हो सकता हूँ, किसी के लिए कल्लू डोम हो सकता हूँ, मगर जो जैसा चाहता है वैसा देख लेता है। हूँ मैं राजेश त्रिपाठी, खड़ा हूँ इस दुनिया की अंतिम जगह पर, हम सब की अंतिम जगह, जिसे कोई नकार नहीं सकता कि दुनिया में हम आए हैं तो हमको विदा होना है। ये मैं मुक्ति पथ पे हूँ। आप सबके सहयोग से ही मुक्ति पथ बना है। मुक्ति पथ क्या था ये पुराने लोग जानते हो सकता है, नई पीढ़ी नई उम्र के बच्चे न जानते हों, लेकिन 2001 के पहले जो लोग यहाँ पे आए हैं मुक्ति पथ पे, कि यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी। एक तरफ सूअर के शौच का अंबार लगा रहता था, दूसरी तरफ लोगों के भी यहाँ लोग भी शौच करते थे, इंसान भी, मानव मल और सूकर मलों का जमवाड़ा होता था, और उनके बीच हमको अपने परिजनों की लाशें जलानी पड़ती थी। वो इतनी बदबूदार जगह थी कि लोग नाक रख के नाक पे कपड़े रख करके खड़े होते थे। लोग इंतजार करते थे किस तरीके से यहाँ से निकल लेते, हम जल्दी से चेहरा देख लेता जलाने वाला तो मैं निकल लेता। लेकिन ये आपकी कृपा रही, आपका सहयोग रहा कि 2001 में नानाजी देशमुख जी का आशीर्वाद मिला इस जगह पर, और हम 20 मित्रों की टोली जो धीरे धीरे हजारों का कारवा बनता गया, और लोगों ने समय दिया, धन दिया, सहयोग दिया, सुझाव दिया, और आज ये मुक्ति पथ एक दुनिया का अपने तरह का अनूठा स्थल बन पड़ा। मुझे याद है जब मैं MLA था और सपा की सरकार थी, उस समय कब्रिस्तान के चारदीवारी बनाने की बात आ रही थी, और तब मैंने सदन में उठ के कहा था कि अगर मुस्लिम के लिए चारदीवारी बन रही कब्रिस्तान की, कोई दिक्कत नहीं, बननी चाहिए, मगर हिंदू का श्मशान उपेक्षित क्यों होना चाहिए। और हमने कहा कि हम लोगों ने एक छोटा प्रयास जन सहयोग से किया है बड़हलगंज चिल्लू पार के मुक्ति पथ पर, चलिए देखा जाए। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मेरी सदन में आवाज़ उठाई, उस आवाज़ पे सरकार उस समय मजबूर हुई थी, और उन्होंने अंत्येष्टि स्थलों के भी सुंदरीकरण की बात कही थी, केवल बात कही थी, किया नहीं था। लेकिन धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे पूज्य हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, कि जब से उनकी सरकार 2017 में आई तो फिर न सिर्फ शवदाह स्थल बल्कि सभी सनातन संस्कृति के स्वाभिमान करने वाले, गर्व करने वाले स्थलों के सुंदरीकरण के कार्य हो रहे हैं। मैं उसी मुक्ति पथ पर हूँ। चिल्लू पार का महासमर घोषित हो चुका है। 3 मार्च को यहाँ पे उस महासमर की बेला है, और ऐसे में मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ कहना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा हर दरवाजे पे पहुँचूँ, लेकिन कोरोना का काल है। इस कोरोना के काल में बहुत सारी वर्जनाएं होंगी, जहाँ चाह के भी मैं कितना पहुँच पाऊँगा, हमारे साथी कितना पहुँच पाएंगे, कोरोना का उस समय क्या परिस्थितियाँ रहेगी 3 मार्च तक। इसलिए लगा कि मैं इस माध्यम से भी आप तक अपनी बात को पहुँचाऊँ। आपको जानना चाहिए ये धरती कैसी है। ये धरती करपात्री जी महाराज की धरती है। ये धरती राजा हरिप्रसाद मल्ल की धरती है, जो सन 1857 में शहादत पूरा परिवार और उनके हजारों सैनिक हो गए थे, अंग्रेजों से, ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले लेते। ये पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी की धरती है, जिन्हें राजनीति का दुर्वासा कहा जाता था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्हें बाबूजी कह के सम्मान में पुकारा करती थी। ये आचार्य सत्यदेव शास्त्री की धरती है, जो जहाँ दुनिया के ब्रिटिश हुकूमत के दौर में भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे, भैसौली के प्रज्ञान आश्रम में। ये प्रख्यात शायर फिरा गोरखपुरी की धरती है। दुनिया को उन्होंने उर्दू अदब का एक अलग इतिहास लिखा। ये धरती पंडित राम लखन शुक्ला की है। ये धरती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अलख सिंह की है। ऐसे एक से एक वीर सपूत यहाँ पे हुए हैं जिनके गर्व किया सकता है, और गर्व करने वाली धरती है ये। मगर दुर्भाग्य क्या रहा, 1984 में एक ऐसे शख्सियत यहाँ पे आते हैं जो राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत कर देते हैं। राजनीति जो समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा का विषय हुआ करता था, वो अपराधियों के
छिपने की और संरक्षण देने की जगह बनता चला गया। उसका रोल मॉडल यही चिल्लूपार से शुरुआत हुई थी। मुझे इस बात का संतोष है कि 2007 में समाज सेवा, पत्रकारिता करते हुए व्यापारी साथियों का, मित्रों का सहयोग लेकर के, किसान बंधुओं का सहयोग लेकर के 2007 में उस कलंक को धोने का काम किया गया। चिल्लूपार वो जगह थी जहाँ से पूरे देश में राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत हुई थी। चिल्लूपार वह 2007 में जगह बनी जहाँ से राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत हुई थी। वहीं से राजनीति के अपराधीकरण के खात्मे की शुरुआत हुई। और जो व्यक्ति इसकी शुरुआत किया था आज दूर कहीं नेपथ्य कहीं है, वो कहीं कोई नाम लेवा उस विषय पर नहीं है। लेकिन जानना ये होगा, क्या हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम राजनीति से अपराधीकरण का खात्मा कर दें? अभी ये लड़ाई बाकी है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस तरीके से माफियाओं पे नकेल कस रहे हैं, जिस तरह से बुलडोजर पे बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरीके से गुंडों और मवाले माफियाओं के रूह कांप रहे हैं योगी सरकार से, जिस तरीके से अवैध ज़मीन पे कब्जा करने, ज़मीन गरीबों के और शोषितों के, पीड़ितों के ज़मीन पे कब्जा करने वालों का जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, अभी इनके माफियाओं, गुंडों का अभी अंतिम हस्त्र बाकी है। इसलिए लड़ाई अभी शुरू है, इसे ईंध न मानिएगा आप लोग। इस नाते ये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश से फिर से योगी की सरकार आनी चाहिए। लेकिन योगी की सरकार आनी चाहिए तो क्या चिल्लूपार उससे अछूता रहना चाहिए? क्या ये जिस तरह से विकास की गंगा गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बह रही है, जिस तरीके से बांसगांव में बह रही है, जिस तरीके से जो है गोरखपुर सदर में बह रही है, या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जाइए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे विकास की गंगा योगी आदित्यनाथ जी महाराज और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में चल न रही हो। चल तो चिल्लूपार में भी रही है, लेकिन एक पराजित योद्धा के रूप में जो कुछ बन पा रहा है, मैं अपने नेताओं से मांग करके ला के कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर योगी उत्तर प्रदेश में, दुनिया जान चुकी है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार फिर से लौटने जा रही है, भाजपा की सरकार पुनः 2022 से बनने जा रही है, तो फिर चिल्लूपार खड़ा कहाँ होना चाहिए? क्या जाति के नाम पर, क्या आपसी रंजिश के नाम पर हम लोग चिल्लूपार को फिर किसी के हवाले कर देंगे? नहीं, चिल्लूपार इस बार इतिहास लिखना चाहिए। चिल्लूपार के हर युवा को राष्ट्रवाद के नाम पर खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो। चिल्लूपार की हर महिला को, चिल्लूपार के हर बुजुर्ग को, चिल्लूपार के दलित, पिछड़े, अगड़े, सवर्ण जो भी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन्हें चिल्लूपार के विकास के लिए आगे आना होगा, एक मंच पर आना होगा। और वो मंच है भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा, आप दुआ करेंगे, राजेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। विकास की जो यात्रा शुरू हुई है उत्तर प्रदेश की, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं योग पूज्य नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी। पूरी दुनिया में भारत का एक परचम लहरा रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राम के उस आध्यात्मिक उस राष्ट्रवाद का जो स्वामी विवेकानंद ने कभी देखा था, जिस राष्ट्रवाद को, उस राष्ट्रवाद का परचम दुनिया में लहराते जा रहे हैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उस नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना रहे हैं पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी। और फिर जब नया भारत बन रहा है, नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, तो चिल्लूपार भी नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए चिल्लूपार में? चिल्लूपार में होना चाहिए बाढ़ का अस्थायी समाधान। माना कि मैं विधायक 2 बार था, माना मैं मिनिस्टर भी था, मगर नेतृत्व नहीं ऐसा कर पाया जैसा कि चाहा जाता था। इस बात का गर्व है कि आज योगी जी और मोदी जी जिस तरीके से विकास की रूपरेखा गांव के लेवल तक ले जा रहे हैं, तो भरोसा अब है। इसी नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी का 2016 में कदम बढ़ाना पड़ा, क्योंकि चिल्लूपार का जैसा विकास का खाका हमने खींचा था, वो पूरा कहीं नहीं हो पा रहा था। और वो खाका पूरा करने की तरफ पूरी तरीके से शिद्दत से तैयार हैं पूज्य योगी जी महाराज और आदरणीय मोदी जी। इस नाते मैं कह रहा हूँ कि चिल्लूपार का अस्थाई बाढ़ का समाधान होना चाहिए। और बाढ़ का समाधान कैसे होगा? जब आछी जी से सरिया का बंधा बनकर तैयार होगा, जब उससे रेगुलेटर 2-3 लगेंगे, जब उससे बड़े बड़े पंप हाउस लगेंगे कि बरसात का पूरा पानी कछार का भेज दिया जाए राप्ती में, और फिर हमारा कछार जगमगा के रहर और सब्जी की खेती करे, वो सपना लेके मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। लेकिन मेरे आने से नहीं होगा, उस सपने में रंग आपको भरना पड़ेगा। आपको भरना पड़ेगा। बिना जात धर्म की दीवार को देखे तोड़ करके सारे बंधनों को, सारे दीवारों को एक स्वर से कछारांचल, वो बड़हलगंज का जो कछारांचल है बाढ़ की व्यवस्था से जूझता रहता है, उसका स्थायी समाधान होगा। इस नाते आपका आशीर्वाद चाहिए आपका आशीर्वाद इसलिए भी कि सरयू नदी के किनारे जो मेरे शासनकाल में 25 साल से
लगातार उस बंधे को कोई एक खांची मिट्टी नहीं डलवा पाया। उस बंधे को मैं मुजौना तक से लेकर जड़वा तक लेके गया था, वो पटना तक जाना चाहिए। अगर वो चला गया तो पूरा का पूरा सरयू का किनारे के गांव हमारे सुरक्षित हो जाएंगे। और फिर आगे हमारी योजना मधुबन के पास एक बड़े पुल की भी है, ताकि पूरा कछारा इलाका जो है वो एक बांगर की तरह से काम करने लगे। वो सपना अभी बाकी है। अभी वो सपना बाकी है कि जो एथेनॉल प्लांट लेके योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करके आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी उस समय के पेट्रोलियम मंत्री थे, हम और हमारे आदरणीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, हम दोनों लोग कई राउंड दिल्ली गए थे। और जब वहाँ जा करके हम लोगों ने बात किया था, ये योगी जी की मेहरबानी रही कि चिल्लू पार के उस धुरिया पार चीनी मिल के पास 1200 करोड़ का एथेनॉल प्लांट आया है, काम शुरू है। लेकिन काम शुरू से नहीं, वह अंतिम स्तर पे पहुंचना चाहिए। वहाँ पे हमारे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां लगेंगी, तमाम उससे जुड़े हुए और चीज़ें शुरू होंगी जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, एथेनॉल प्लांट जिस दिन बनकर तैयार होगा उस दिन किसानों का जितने वेस्टेज हैं, घर में केले का छिलका हो या संतरा का छिलका हो या सब्जी के छिलके हों या किसानों के गेहूं के डंठल हों या फिर पुआल हो धान का या फिर ईख का खोइया हो, इस तरह की भी या पेड़ों से गिरे हुए पत्ते हैं, ये सारे के सारे कूड़े पे नहीं जाएंगे। ये सारे के सारे वो कंपनी खरीद लेगी, जो कंपनी बना रही है उसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम बना रही है, और फिर किसान को उसके भी पैसे मिलेंगे। तो किसानों की आय भी बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा, और जो एथेनॉल बनेगा उससे पेट्रोल और डीजल भी हमारा सस्ता होगा। ये सपना है कि उसको जल्दी से जल्दी रंग भरा जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बने और चिल्लू पार उसमें शामिल हो, चिल्लू पार उस विधानसभा का हिस्सा हो जब सदन बैठे। इस नाते वो अभी वो कार्य बाकी है। बाकी अभी वो कार्य कि जो प्रस्ताव योगी जी ने और मोदी जी ने दिया है कि गीडा जो कभी सहजनमा में हुआ करता था, अब वो गीडा चिल्लू पार के धुरिया पार परिक्षेत्र में आ गया है। 250 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है, उसका अधिग्रहण करा करके किसानों को उनका उचित मुआवजा दिला करके, और जब यहाँ सैकड़ों उद्योग लगेंगे। अगर कोरोना काल नहीं आया होता ना तो अब तक वो उद्योग लगने शुरू हो गए होते, लेकिन कोरोना ने हमको 2 साल पीछे किया, देश को पीछे किया, हम सबको पीछे किया। इस नाते ज़रूरी है, कोरोना में हम सब ने बहुत कुछ खोया है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसका कोई दोस्त रिश्तेदार मित्र परिवार का सदस्य इस पिछले कोरोना में मौत के गाल में न समा गया हो। लेकिन यह योगी जी की कृपा रही कि यहाँ पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो हमारे शासनकाल में हम लेकर आए थे, और योगी जी ने उसको पूरा करा के आज वहाँ पढ़ाई बच्चों की शुरू हो गई। 300 बच्चे वहाँ पूरे देश के आकर के पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। उसमें 100 ICU बेड, ऑक्सीजन प्लांट, 100 जो वो वेंटिलेटर युक्त बेड, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ की गई हैं। और हमारी ये योजना है कि हम उस मेडिकल कॉलेज में अस्थायी रूप से बच्चों और महिलाओं के इलाज की पूरी एलोपैथिक सिस्टम से भी एक विंग वहाँ दिया जाए, और ये पूरा का पूरा सिस्टम उसके काम आए। ये काम अभी बाकी है। तो उद्योग लगाने का काम बाकी है। अभी बहुत सारी ऐसी जगहों में रतनपुरा का बिजली सब स्टेशन बन नहीं पाया, कखाईचकोर का सब स्टेशन अभी बन नहीं पाया, उसको बनाना है, उसको अभी वो कार्य बाकी है। अभी सड़कों का जाल अभी और बिछना बाकी है। ये इतने सारे काम हैं कि पूरा का पूरा हमारा जो चिल्लू पार है, जो मोहनपुर सिधवाना से शुरू होकर उधर से जाता है, पिपरी से शुरू होता है, पकड़ी से उधर से शुरू होता है, और इधर आकर के कंसासुर सेबरा तक जाता है, या इधर रतनपुरा और हरिहरपुर से शुरू होकर के और हम जो है वो शिवपुर तक पहुंचते हैं, या उधर नेवास से शुरू होकर के और हम गुनघट तक जाते हैं। ये पूरा का पूरा चिल्लू पार का एक नया चिल्लू पार बनने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उसके लिए आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। इस नाते मैं ये निवेदन करने आया हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचूँ। मैं हर घर तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, मेरे साथी पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोरोना के कालखंड में हो सकता है कैसा ना हो सकता है। कई साथी कहते हैं कि आप जो है, कुछ लोग कहते हैं कि आप वहाँ फला जगह जाते हैं, फला। हमने कहा मुझे जाना है। चिल्लू पार वो जगह थी जहाँ लोग चुनाव हार जाने के बाद चिल्लू पार छोड़ दिया करते थे। लेकिन मैं चुनाव हारने के बाद अगर मेरी रीढ़ की हड्डी जो टूटी थी, अगर उस कालखंड को छोड़ दिया जाए, थोड़ा मुझे कोरोना जब हुआ था उस कालखंड को छोड़ दिया जाए, या जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, इन्फेक्शन फैल गया था, मैं 22 दिन ICU में था, अगर वो कालखंड छोड़ दिया जाए तो लगातार चिल्लू पार की गलियों में हर दलित, हर पिछड़े, हर हिंदू, हर मुसलमान के दरवाजे पर, हर अगड़े और सवर्ण के दरवाजे पर मैं मत्था टेकता रहा हूँ। लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ मुझे अभी पहुँचना है। इस चुनाव में कोशिश करूँगा पहुँचने की, लेकिन
परिस्थितियाँ कैसी होंगी, कोरोना की क्या पीक होगा, किस स्थिति में होंगे, हमको नहीं पता। इस नाते इस माध्यम से हम आपसे अपील करना चाहते हैं, जो वर्तमान नेतृत्व है, मैं जरा उनकी 2 मिनट में उनकी बात कर लूँ। वर्तमान विधायक जी 2017 में आए, कैसे कैसे सपने दिखाए, जो काम उनके पिताजी किया करते थे, नौजवानों को सपने दिखाना, उनको पीछे पीछे घुमाना, उनको बंदूक कट्टे की नाल पकड़ा देना, इसके अलावा किया क्या उन लोगों ने? चिल्लू पार में उनके 25 साल के उनके पिताजी के शासनकाल में एक कोई 10x10 का कमरा भी बना हो तो कोई बताया उनके विभाग का? नहीं बना। हाँ, माना कि उन्होंने सड़कें बनवाई तो ठेकेदारी किया, सड़कें बनवाए, मुझे कोई उससे करना, सड़क उन्होंने बनवाई, जितनी सड़कें बनवाई उसके लिए उनको धन्यवाद, जो कुछ उन्होंने किया होगा उसके लिए धन्यवाद। मगर 2017 में जब उनके सुपुत्र आए तो हुआ क्या? एक कलंक था चिल्लू पार के माथे पर कि राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत 1984 में चिल्लू पार से हुई, और दूसरा कलंक चिल्लू पार के माथे पे लगा कि एक व्यक्ति जो चिल्लू पार का विधायक है, 2017 में विधायक बनता है, उसके ऊपर 1200 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप लगता है। सीबीआई एफआईआर करती है उस व्यक्ति पर, ईडी एफआईआर करती है कि यहाँ से बैंकों से 12 बैंकों से पैसा लेके 1200 करोड़ रुपये लेकर के वो व्यक्ति जो है दुबई के बैंकों में और जगहों पे भेजता है। ईडी उनकी जांच कर रही है। ये कलंक है ना इसके माथे पर चिल्लू पार के। क्या हम कलंक लेके चलेंगे? क्या ये रोल मॉडल देंगे? चिल्लू पार का नौजवानों का रोल मॉडल क्या होना चाहिए? क्या कोई बैंक का घोटालेबाज जिसपे सीबीआई एफआईआर करके जिसके पीछे सीबीआई का डंडा पड़ा हुआ है वो हमारा रोल मॉडल होगा? ईडी जो फर्जी हमारा यहाँ से लोन करा करके और जो पैसे को बाहर भेजा गया, यानी भ्रष्टाचारी हमारा रोल मॉडल होगा? ये हमको आपको तय करना है कौन होगा। या वो जो कभी कभी बदली के चाँद की तरह कभी दिखते हैं जनाब और कभी गायब हो जाते हैं। 5 साल आपने चिल्लू पार की जनता की सेवा करने दिया था। आपको फ्रॉड करने के लिए तो चिल्लू पार की जनता ने नहीं चुना था, आपको विकास करने के लिए चुना था। आपकी नाक इतनी बड़ी है कि आप अपने मुख्यमंत्री से मिल करके अपने आपके गोरखपुर का मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनको पास जाते, आप कहते मेरे चिल्लू पार के लिए ये चाहिए, मेरे चिल्लू पार के लिए चाहिए, मगर इनकी नाक बड़ी थी, ये जाते तो नाक कट जाती। इस नाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है चिल्लू पार के नौजवानों का स्वाभिमान, चिल्लू पार का सांस्कृतिक विकास, चिल्लू पार का राष्ट्रवादी सोच के साथ विकास, चिल्लू पार का भौतिक विकास, चिल्लू पार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, चिल्लू पार में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराना, चिल्लू पार में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराना, चिल्लू पार में ऐसे तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े बड़े सेंटर उद्योग धंधे लगवाना, ये चिल्लू पार में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो व्यक्ति आपके सामने है उससे तो भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आने तो योगी जी की सरकार जा रही है, फिर वही ढाक के तीख बात होगी, फिर ऐसा क्यों करें। और दूसरा, मैं जिस दल में वो गए हैं मैं उनसे भी कहना, मुझे नहीं पता उस दल में कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि जरा हर्ष देख लीजिएगा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का। 5 साल उन्होंने विधायक बना के भेजा था, दरवाजे पर उनकी हिम्मत नहीं थी कि उनके चौखट के अंदर कोई चढ़ के कोई दलित बेटा का परिवार का जा सके। तो जब जिसने पहले देख लिया उसको आपको देखना क्या है। और कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो जात की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जात की बात नहीं करती। योगी और मोदी जी जात की बात नहीं करते। मैं जात का ब्राह्मण हूँ और मोदी जी वैश्य समाज से आते हैं, हमारे वो नेता हैं। इस नाते गोरखपीठाधीश्वर वो तो संत हैं, संत की कोई जाति नहीं होती। मंदिर में जो पुजारी होता है मंदिर का पुजारी होता है, मंदिर का जो पीठाधीश्वर होता है मंदिर मठ का पीठाधीश्वर होता है, वो उसकी कोई जात नहीं। सन्यासी जो हो गया, सन्यासी की कोई जात नहीं होती। लेकिन ये घिनौनी राजनीति में गोरखपुर की वही जो ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति करते आए ये लोग और अपनी उल्लू सोच सीधा करते आए। अपने ज़िंदगी में किसी एक ब्राह्मण का भला किया इन लोगों ने? चिल्लू पार में किसी ब्राह्मण का भला किया हो? कितनों की नौकरी दिया? अरे बड़ी हिम्मत किया तो अपने साथ पीछे बंदूक ढोने वालों को अपने कॉलेज का चपरासी बना दीजिएगा। वाह साहब, आप सभापति बनेंगे, आप मिनिस्टर बनेंगे और आपके साथ चलने वाला चपरासी बनेगा। आप भी उसको जिला पंचायत सदस्य बनवाते, आप भी उसको ब्लॉक प्रमुख बनवाते, तो लगता कि आप भी उसको एमएलसी बनवाते, आप भी उसको कहीं और सारी सभा बनवाते। आप फिर आपके परिवार के कहने पे तो सरकारें बना बिगड़ा करती थी, तो किसी ब्राह्मण के बेटे को राज्यसभा भिजवा दिए होते। तो लगता कि आप ब्राह्मण के ना, ये परिवार जात की बात मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि जाति का रोना ये लोग रो रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जो है वो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, आप घटनाक्रम कमलेश तिवारी की हत्या हुई, बिल्कुल दुखद हुई। किन लोगों ने किया? आईएसआई के एजेंटों ने किया। किन लोगों ने किया? मुस्लिम आतंकवादियों ने किया। तो फिर आपने जो आतंकवादियों के साथ जो गठजोड़ कर रहे हैं, जिन लोगों को आतंकवादियों को जेल से निकालने के लिए जो सरकार छड़पड़ा रही थी, आप उसी के साथ गलभैयाँ करते हो। बात आप कमलेश तिवारी की करेंगे।
बात आप कबीर तिवारी की करेंगे, मगर आप ठीक है, बिल्कुल जो हत्याएं हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। किन परिस्थितियों में हुई उसकी अलग पुलिस जांच कर रही है, जो दोषी होगा वो सजा पाएगा। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब अनिल यादव जी लोक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने थे तो कितने सवर्णों के हक मारे गए थे, कितने बैकवर्डों के हक मारे गए थे, अदर बैकवर्डों के हक मारे गए थे, कितने दलितों के हक मारे गए थे। आपने नहीं देखा, तब आपके नहीं लगा कि हमको करना चाहिए। सच ये है कि आप जात की पुराने खानदानी स्तर पे जात की यहाँ के जो विधायक हैं, जो भूतपूर्व होने जा रहे हैं 10 मार्च को, तो 10 मार्च को भूतपूर्व होने जा रहे विधायक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके परिवार ने जात की गंदी राजनीति खेली है। कभी किसी अपने समाज का भला किया नहीं, आप लोगों ने कभी नहीं किया। हमेशा अपने समाज का इस्तेमाल किया, नौजवानों का इस्तेमाल किया, बुजुर्गों का इस्तेमाल किया, हमेशा उनकी भावनाओं से खेला। लेकिन योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करती है। उसमें ब्राह्मण का भी विकास होता है, क्षत्रिय का भी विकास होता है, यादव का भी विकास होता है, दलित का विकास होता है, चमार का भी होता है, धोबी का होता है, पासी का होता है, हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है। उसके लिए जात का विकास नहीं, व्यक्ति का विकास। हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सरकार है, वो व्यक्ति के विकास की बात करती है, गांव के विकास की बात करती है, विधानसभा के तहसील के विकास की बात करती है, जिले के विकास की बात करती है, प्रदेश के विकास करती है। और आप और उनका परिवार अपने विकास की बात करता है। कहाँ कैसे कितनी अनगिनत इतने दल बदले गए हैं। आज उस दल, कोई ऐसी सरकार है जिस दल में ये लोग गए ना हो, जुड़े ना हो। पिताजी के बारे में तो कहा जाता था कि कोई ऐसा, कोई मुख्यमंत्री, कोई यही मंत्री जो रहेंगे। अजीब खेल है, लोकतंत्र में दल बदल की पराकाष्ठा हो गई और ऐसे लोग अभी जाते जाते फिर इधर चले आए। इस नाते मैं कहता हूँ कि मेरे जो भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, कि आप ऐसे जो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो अपराध की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो जातिवाद का घिनौनी राजनीति करने वाले लोग हैं, उनसे सजग रहिएगा। पूरा का पूरा समाज खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी। जिस तरीके से योगी जी राम का मंदिर सज रहा है, हमारा आपका राम का मंदिर हमारा आपका सज रहा है, उस राम के मंदिर को आपको जिसने हमें राम का मंदिर दिया, उस राम के मंदिर के साथ हमें खड़ा होना ठीक नहीं। जिसने हमको राम दिया, मेरे राम का मंदिर पूरा का पूरा 500 साल तक हमारे पूर्वज उसके लिए तरसते रहे कि कभी हम अपने जीते जी राम का मंदिर देख पाएंगे कि नहीं। वो राम का मंदिर सारी की सारी व्यवस्था माना कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, मगर सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूतों को लेकर के जाना, कराना, अनुवाद कराना, उन सारी भूमिकाओं को किसने किया, क्यों नहीं की? इसके पहले की सरकार ने क्यों कर लिया? किसी ने रोका था क्या? इसलिए कि आपकी नीयत नहीं थी, इस नाते आप नहीं किया। नीयत, अच्छी नीयत वाली सरकार आई मोदी जी की और योगी जी की, तो राम का मंदिर आपके सामने है। अब हमारा दायित्व क्या बनता है? जिसने राम का मंदिर मुझे दिया उसके साथ मुझे खड़ा रहना है या उसके विरोध में? क्योंकि राम का विरोधी तो रावण होगा ना, तो हमको आपको तय करना है ना कि राम के साथ हमको रहना कि नहीं रहना है। इस नाते कहना चाहता हूँ, भोले बाबा का दरबार अद्भुत बना है। जो कभी आप जाइए देखिए, जो पहले राम भोले बाबा के दरबार में काशी विश्वनाथ गए हैं, आज काशी विश्वनाथ की क्या छटा बन रही है। केदारनाथ मंदिर जाइए, वहाँ की स्थिति देखिए, चारों धाम की स्थिति देखिए, सज रहा है। अयोध्या की जो गौरव है वो लौट रहा है, नहीं लौट रहा है। मथुरा बाबा भगवान श्री कृष्ण की धरती, उसका गौरव उसके पुरातन अवस्था में लौटाने के कारण ये सरकार का, तो हमारा आध्यात्मिक विकास भी कर रही है। जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो बौद्ध से जुड़े हुए धार्मिक स्थान हो, चाहे वो जैन से जुड़े हुए धार्मिक स्थान हो, चाहे वो सनातन धर्म से जुड़े हुए सनातन धर्म स्थान हो, सारे इस तरह के धर्मस्थलों को सजाकर हमारे स्वाभिमान पे जो चोट की गई है उससे मलहम लगाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मोदी और योगी गवर्नमेंट कर रही है। तो जो हमारे स्वाभिमान पर चोट खाए हुए स्वाभिमान पर मलहम लगा रहा है, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए कि नहीं। बाढ़ में जिस तरीके से खैरात बांट दी जाती थी, लगता था बाढ़ में जिसका घर है वो कछार वाला बेचारा दीनहीन है, कोई आके जोजरी खैरात फेंक जाता था। लेकिन सम्मान के साथ अगर वो राशन पहुंचाया है तो योगी जी की सरकार ने पहुंचाया, विधिवत पैक करा करके, और जो कुछ भी उनको भोजन के लिए चाहिए वो पूरा का पूरा उनके 2 महीने की व्यवस्था बाढ़ के दौरान कराया उन्होंने। इतना कराया कि 2 महीने बाढ़ भी रह जाए तो वो चीज़ें हो जाए। उसके बाद कोरोना का काल देखिए,
क्या है लगता है आपको? पहले जब बड़ी बड़ी बीमारियां आती थीं तो 8-8, 10-10, 15-15 साल बाद टीके आते थे। ये मोदी जी की देन है कि वह टीका कोरोना आया, माना कि भयंकर बीमारी रही, मगर जूझने की हिम्मत, मैं तो सोचता हूँ अगर मोदी जी न रहे होते, अगर योगी जी न रहे होते तो क्या होता, अनर्थ होता। लेकिन टीका दुनिया का जो है पहला, भारत का पहला टीका 1 साल के अंदर, दूसरा टीका 2-2 टीके बना करके और निःशुल्क एक व्यक्ति को लगवा रहे हैं। हजारों रुपए पड़ते एक टीके पे, एक व्यक्ति के अरबों खरबों रुपए जो है वो सरकार के जा रहे हैं। मगर मोदी जी का, योगी जी कहना है देश हमारा है, जनता हमारी है, तो जनता की रक्षा करना भी हमारा काम है। वो टीका लगवा रहे हैं। किसने किया है? तो जिसने मेरी जान बचाने के लिए टीकाकरण किया, हमें उसके साथ खड़ा नहीं रहना चाहिए। और जब ये देखा उन्होंने कि टीका तो लगवा रहे हैं, वो बीमारी से बचा रहे हैं, मगर रोजगार की स्थिति खराब हुई है, क्योंकि लोग, तमाम ऐसे अवसर थे जब लोगों के पास कंपनियां बंद होने लगी थी उस समय तक, तो लोग घरों को लौटने लगे थे। उनको ट्रेन दिया, उनको जहाज़ दिया, उनको बस दिया। जो लोग रास्ते में अधीर होकर पैदल चल पड़े तो हम कार्यकर्ताओं को लगाया, उनको भोजन दो, उनको पानी दो, उनको बिस्कुट दो, उनको नाश्ता दो, उनको चाय पानी कराओ, उनकी दवा कराओ, मगर उनके सकुशल घर पहुंचाओ। ये सब हम लोगों ने किया है। जब सारे दल पर्दे के पीछे रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन घर से घर जा रहे लोगों को, मजदूरों को, उनको सब कुछ मुहैया करा रहा था। और उसके बाद चिंता हुई हमारे मोदी और योगी जी को कि इनके घर तो जा रहे हैं मगर खाएंगे क्या। और आज लगभग 1.25 साल, 1.5 साल होने जा रहा है, हर व्यक्ति को वो भोजन, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। 1 महीने में डबल राशन दे रहे हैं। कौन कर रहा है? और जब वो कर रहे हैं तो हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि हम उनके साथ खड़े रहें, रहना चाहिए। मैं जानता हूँ आप खड़े होंगे, खड़े हैं भी, मगर मेरा दायित्व है कि मैं भी आपसे अपनी अपील करूँ। इस नाते मैं कहता हूँ, एक लक्ष्य था कि कभी 1-2, 2-4 घर बन जाते थे। मोदी जी ने क्या कहा कि 2022 तक एक व्यक्ति का पक्का घर बनना चाहिए, और हम उस लक्ष्य पे बढ़ रहे हैं। जो ही कोई और सरकार आएगी कि वो लक्ष्य से भटक जाएंगे, फिर वही दिन आएंगे। तो जो हमें मकान दे रहा पक्का, हमें उसके साथ क्यों नहीं खड़ा रहना चाहिए? बिल्कुल खड़ा रहना चाहिए। और एक व्यक्ति को, अभी तो फिर दोबारा सर्वे होने जा रहा है कि कोई व्यक्ति बच ना जाए। देखो अब कौन छूट गया, हर व्यक्ति को पक्का मकान दो। तो पक्का मकान दे रहे हैं। बिजली 5 से, मैं भी मिनिस्टर था, मैं भी विधायक था अपने समय में, 5 से 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा बिजली दिलाने में, 12 घंटा दिलाने में नानी याद आती थी। जाना पड़ता था हाई कमान तक, कहना पड़ता था, फिर 16 घंटे आई, फिर 5 दिन रही, फिर कट गई, कब आएगी, कब जाएगी। शाम को बिजली मिलेगी भी, इसकी तो कोई चिंता नहीं थी। जिस दिन से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, 24 घंटा बिजली हम लोगों को मिलने की नहीं मिल रही है। तो जो 24 घंटा बिजली मिल रही है, उस गर्मी में हमारा बच्चा तड़पड़ाता था। हम आप तो कहीं भी बाहर कपड़े निकाल के खुले में खड़े हो जाते थे, मगर हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं उन बच्चे को लेकर के जिस तरह से अंदर बिलबिलाती थीं, जरा याद करिए वो दिन, क्योंकि हम भूलने की हम लोगों को आदत बहुत होती है। याद करिए उस बिलबिलाहट से हमको निकाला कौन? योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने निकाला। तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि जो 24 घंटा हमको बिजली दे रहा है, हमारे बच्चों को सुख चैन से पढ़ रहा है, बच्चे चैन से पढ़ रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस नाते मैं कह रहा हूँ कि बिजली भी हमको मिला। और अब तो बिजली का, पहले उन्होंने कहा 2 महीना पहले कि बिजली का पूरा ब्याज माफ, और अब क्या कह दिया? बिजली बिल आधा। यानी जो किसान हमारे हैं, जो उनका बिजली 2 रुपया यूनिट था, अब 1 रुपया कर दिया। यानी बिजली का बिल भी आम के आम, गुठलियों के दाम। 24 घंटा बिजली भी, बिजली का रेट भी आधा कर दिया, ब्याज भी पूरा माफ कर दिया। ये है योगी सरकार, और ये सब योगी सरकार कर रही। और आगे क्या क्या करे, अभी तो ये झांकी है, अभी तो शुरुआत किया है योगी जी ने पास पहल में। आगे 2022 से जब योगी जी लौट रहे हैं और 24 से जब फिर मोदी लौट रहे हैं, तब देखिए क्या क्या करने जा रहे हैं गाँव के लिए। आप देखिए, कटिया कनेक्शन लेके जलाते थे लोग, और रोज तलवार लटकी जाती थी कि बिजली चोर, बिजली चोर, बिजली चोर। इस कलंक से मुक्ति दिया। अब सबको, जितना कटिया कनेक्शन था, सबको वैध कर दिया सौभाग्य योजना से, और घर की महिलाओं के नाम से कर दिया। 1 पैसा नहीं लिया उन्होंने। ये स्वाभिमान से जीने का हक दिया अगर, तो योगी जी ने दिया। ज्यों आए योगी जी, क्यों 86,000 किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। 1-1 लाख रुपया कर्जा माफ़ किया था, किसानों का कर्जा माफ़ किया। गन्ने का सर्वाधिक रेट दिया उन्होंने। कोई ऐसा क्षेत्र है जहां योगी जी ने काम नहीं किया? किसानों का भला किया, नौजवानों का भला किया। 5 लाख सरकारी नौकरी, पिछले अखिलेश जी की सरकार में 2 लाख, 1.5 लाख लगभग सरकारी नौकरी मिली थी। 5 लाख सरकारी नौकरी लगी है। जरा पूछिए ना जिसके घर का बेटा 5 लाख नौकरी पाया, और बता दे कोई कि रुपया चला हो।
1 रुपया भी चला हो तो कोई बताए। पिछली सरकारों में क्या होता था, लोग बैठ जाते थे गद्दी लगाकर, 2 लाख लाओ नौकरी देंगे, 5 लाख लाओ नौकरी देंगे, ये लाओ नौकरी देंगे। यहाँ योगी जी ने कहा नहीं, जो पात्र है, जो सही है, उसको नौकरी दो। 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। 50 लाख ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार मिला है, प्राइवेट सेक्टर में 50 लाख नौकरी मिली है। ये सारे काम हो रहे हैं, उद्योग धंधे लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में चिल्लू पार्क का भी विकास जरूरी है। गोरखपुर का देख रहे हैं जलवा क्या है, क्या वो जलवा गोरखपुर, क्या अगर गोरखपुर का रामगढ़ ताल सज सकता है तो चिल्लू पार्क का भेड़ी ताल क्यों नहीं सज सकता? सज सकता है, लेकिन उसके लिए चिल्लू पार्क को भी योगी जी के साथ सहयोगी बनाना पड़ेगा, भाजपा के साथ बनाना पड़ेगा। और हम जात में फंस गए, ये मेरी जात वाला है, ये मेरी जात वाला है, ये मेरे जात के नेता हैं, मेरे जात के नेता हैं, तो फिर विकास कैसे होगा? इस नाते आपसे विनती कर रहा हूँ, ये 2022 का जो महासमर है, ये चिल्लू पार्क की तकदीर लिखने जा रहा है और ये तकदीर आपके हाथों में है। अब आपकी मर्जी है कि आप जाति के जहर में बहेंगे या तकदीर लिखेंगे चिल्लू पार्क की। अपने बेटे को सरकारी नौकरी देना है, रोजगार देना है, उद्योग धंधा लगवाना है, या किसी नेता के पीछे बंदूक लेके ढुआना है। 10-5 लाख रुपए की, 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार की ठेकेदारी केवल करानी है और फिर उसके पीछे पीछे घुमाना है, या स्वाभिमान से जीने की व्यवस्था देनी है, ये आपके हाथों में है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप 3 तारीख का जो समय आने जा रहा है, 3 मार्च का, इसमें जाति पर वोट नहीं पड़ेगा, इसमें केवल चिल्लू पार्क के विकास के लिए वोट पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वोट आपका पड़ना चाहिए। चिल्लू पार्क का सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, भौतिक विकास हो, सड़कों का जाल बिछे। अभी आपको पता, अभी बीच में अखबारों में पढ़ा होगा आपने कि चिल्लू पार्क के धुरियापाल क्षेत्र में एयरपोर्ट बनने के लिए सरकार सोच रही है। कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? योगी जी की सरकार सोच रही है, मोदी की सरकार सोच रही है। तो अब आपको तय करना है कि किसी और को जिता करके हम क्या करेंगे। एयरपोर्ट तो बनाने जाएगी, उद्योग धंधा लगवाएंगे, गीडा बनवाएंगे योगी जी, सैकड़ों उद्योग धंधे लगेंगे हमारे क्षेत्र में। जो हमारे घर का बेटा बेटी जो है वो गुजरात से लेके और चेन्नई तक जो है जाके नौकरी करो, अपने घर में रोजगार पाएगा, नौकरी पाएगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा। तो हमें इस बात को सोचना होगा। इस नाते विनती कर रहा हूँ कि ये जो गुंडे, मवाली, अपराधी, गुंडों को प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं, इनसे किनारा। दुनिया का कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे को गुंडा बनाना चाहे। दुनिया का कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे को मवाली बनाना चाहे, माफिया बनाना चाहे। फिर अगर हम रिश्तेदार शरीफ खोजते हैं तो नेता फिर हम गुंडा क्यों चुनना चाहते हैं? मैं हाँ आपसे जानना चाह रहे हैं। हम तो लड़की की शादी करने जाते हैं तो देखते हैं क्या दुनिया का कोई ऐसा बाप है जो अपनी बेटी की शादी करना चाहे और किसी गुंडे मवाली से करे? तो जब रिश्तेदार हम चाहते हैं कि मेरा रिश्तेदार भी शरीफ हो, तो आपका नेतृत्व करने वाला भी तो वैसा ही होना चाहिए। कलंक न लगे। कह तो दिया है चुनाव आयोग ने कि जितने भी इस तरह के अपराध करने वाले लोग हैं उनका टीवी पे आना चाहिए, 3-3 बार अखबारों में आना चाहिए। क्या आएगा महोदय? क्या आएगा ना कि 1200 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया इन्होंने, जालसाजी किया इन्होंने, फर्जी हस्ताक्षर किया इन्होंने, और औने पौने ज़मीनों को जो है करोड़ों करोड़ों का दिखा करके जालसाजी किया है। अरे विजय माल्या हैं ये पूर्वांचल के महोदय जो आपके सामने अभी आएंगे, पूछिएगा। इसलिए चुना था आपको कि आप जा करके हमारे माथे पे कलंक लगाएं, 1200 करोड़ का आप जो है लूट के जो है वो दुबई भरें, इसलिए किया आपने। और उस दल के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि जरा पीछे का इतिहास देख लें, जहां जहां ये महोदय रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं का क्या हश्र किया इन्होंने। मेरा क्या है, राजेश त्रिपाठी राजनीति में नहीं था तब भी जनता की सेवा कर रहा था। राजेश त्रिपाठी राजनीति में आया, मिनिस्टर बना, तब भी जनता की सेवा में ही लगा रहा। गलियों में लाल बत्ती में हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े भाई, हमारे तमाम यादव बंधु, दलित और जो है वो अदर बैकवर्ड, चाहे प्रजापति हो, गौड़ हो, कोई हो, पंडित हो, ठाकुर हो, कोई हो, वो हमारी गाड़ी में शान से आके बैठता था, कहता था अरे मैं तो मंत्री जी के साथ लाल बत्ती में घूम रहा हूँ, जरा बैठा के कोई दिखा दे, डर लगता है कोई आके ठोक न दे। तो ऐसे डरे हुए लोगों से क्यों उनको हम नेतृत्व दें ऐसा। इस नाते कहना चाहता हूँ राजेश त्रिपाठी सदैव आपके साथ। राजेश त्रिपाठी कुछ भी नहीं था तो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये मुक्ति पथ आपके सामने है, कुछ भी नहीं था। राजेश त्रिपाठी ने अपने जीवन काल में छोटा सा 3 साल का कार्यकाल मुझे मंत्री का मिला था, 125 करोड़ का मेडिकल कॉलेज आपके सामने है, 125 करोड़ रुपये का बंधे का पूरा धंधा ही खत्म करा दिया उन लोगों का, जो हर लोढ़ा ढिमलाते थे सब। बाढ़ ही आई कमाए की मिली, बाढ़ ही आई कमाए की मिली। हमने कहा नहीं, हम कछार वाले, हम जो है वो आपके कमाई का जरिया नहीं है।
बाढ़ हमारे लिए कितना तकलीफदायक होता है, तुम धंधा करते हो उसमें आकर के। इस नाते मैं कहता हूँ, मेरी आपसे विनती है, 3 तारीख को याद रखिएगा, भूल न जाइएगा। कमल का फूल, इसलिए वो चिल्लू पार की तकदीर लिखने जा रहा है, आप लिखने जा रहे हैं। अब चिल्लू पार की तकदीर आपके हाथों में है। आपको तय करना है कि हमें चिल्लू पार की बागडोर किसके हाथों में देनी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।